हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन। विषय के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंधन जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, फ्रेडरिक विस्लो टेलर जिनका जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार संगठन में यह सिद्धांत आया और इसका प्रमुख विशेषताएं क्या है, उनको लेकर हमारी चर्चा रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष लेके आया हूं। आइए उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। यह हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्टों में लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है वो आपको वहां मिल जाएगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज की प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यानी वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का, प्रबंधन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर, लुई बेंड्रिज, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। लुई बेंड्रिज ने सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग है जो लुई बेंड्रिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को, लुई बेंड्रिज को, उर्विक को, मुनेवेरिले को। क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर, जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का जनक कहा जाता है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो जन्म है, इसका जन्म जर्मन टाउन नामक कस्बा पेंसिल्वेनिया अमेरिका में होता है। यानी इनका जन्म किस देश में हुआ? तो यूएसए में इसका जन्म हुआ। यह भी आप ध्यान रखिएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर का संबंध किस देश से रहा है? तो यूएसए से रहा है, वहां पर इनका जन्म होता है। जर्मन टाउन नामक कस्बा है पेंसिल्वेनिया, वहां पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने 18 वर्ष की आयु में एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स नामक कंपनी में कार्य किया। यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर शुरुआती दौर में 18 वर्ष की आयु में, जब इन्होंने एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स नामक कंपनी है जो फिलाडेल्फिया में कंपनी थी, वहां पर इन्होंने एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स नामक कंपनी फिलाडेल्फिया में थी, जहां पर 4 वर्ष तक टेलर ने एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने मिडल स्टील जो कंपनी थी, मिडल स्टील, वहां पर इन्होंने एक श्रमिक के रूप में कार्य किया। और फिर वहीं पर उस कंपनी का यह चीफ इंजीनियर यानी मुख्य अभियंता बन जाता है। एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स कंपनी में कार्य करने के 4 वर्ष पश्चात वहां वह मिडल स्टील कंपनी में एक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। और फिर उसी मिडल स्टील कंपनी में यह चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता बन जाता है टेलर। और वहां पर इसका सामना
काम चोरी की घटना से होता है। यानी कारखानों में जो काम चोरी की घटना थी उससे एफडब्ल्यू टेलर का सामना होता है और वह इस काम चोरी की घटना को रोकने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई रिसर्च किए, कई शोध किए और कई तकनीकी है जो इन्होंने अपनाई और दुनिया के सामने ये लेके आए, जो वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के रूप में आज दुनिया के सामने हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्न में से कौन सी टेलर की बुक नहीं है। यानी टेलर द्वारा कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था जिनमें से कौन सी नहीं है वो आपको चयन करना है। एपी श्रेड सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक है, यह है जो टेलर द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि एपी श्रेड सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स, ये तीनों पुस्तकें एफडब्ल्यू टेलर द्वारा लिखित है, जिनमें एपी श्रेड सिस्टम यह बुक इन्होंने लिखी थी 1895 में। ध्यान रखिएगा क्योंकि इन पुस्तकों का क्रम भी कई परीक्षा में पूछा गया है। यानी एफडब्ल्यू टेलर द्वारा जिन पुस्तकों का लेखन कार्य किया गया था, जो पुस्तकें संपादित हुई है, इनका कालक्रम भी पूछा गया है। तो इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक कब लिखी गई, कब प्रकाशित हुई। तो एपी श्रेड सिस्टम 1895 में प्रकाशित होती है। उसके बाद शॉप मैनेजमेंट है, यह 1903 में प्रकाशित होती है और उसके 3 वर्ष पश्चात आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स यह होती है 1906 में प्रकाशित। इनके अलावा एक और इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यानी ये सभी पुस्तकें एफडब्ल्यू टेलर द्वारा लिखित है। एपी श्रेड सिस्टम 1895 में प्रकाशित होती है। शॉप मैनेजमेंट 1903 में प्रकाशित होती है। आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स यह 1906 में प्रकाशित होती है और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। क्योंकि इन पुस्तकों का क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। फोर नंबर, टेलर ने कौन सी सोल्डरिंग यानी काम चोरी बताई है। टेलर ने कितने प्रकार की सोल्डरिंग यानी काम चोरी बताई थी। किसी संगठन या किसी कारखाने में उन्होंने कितने प्रकार की काम चोरी बताई है। प्राकृतिक, व्यवस्थित, कृत्रिम, अवैध दोनों। यानी एफडब्ल्यू टेलर का किसी कारखाने में, उस मिड स्टील कंपनी में इनका सामना कामचोरी की घटना से हुआ था। उसके कारण उत्पादन है जो बहुत ही कम हो रहा था, नगण्य मात्रा में हो रहा था, और उसको लेकर उन्होंने जो कामचोरी की घटना को उत्तरदायी ठहराया उत्पादन के लिए। उन्होंने कहा कि कामचोरी की घटना है जो 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक रूप से होती है और एक होती है व्यवस्थित रूप से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो प्राकृतिक रूप से होती है उसमें व्यक्ति आराम करने की आदत होती है, आलस्य होता है और वह ज्यादा परिश्रम करना नहीं चाहता है। जबकि व्यवस्थित जो काम चोरी की घटना है, जो सोल्डरिंग है, वह सामाजिक और सांगठनिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। यानी जो प्राकृतिक काम चोरी की घटना वह तो आलस्य के कारण होती, मनुष्य ज्यादा काम नहीं करना चाहता है। जबकि जो व्यवस्थित काम चोरी की घटना है वह सामाजिक और जो सांगठनिक ढांचा है संगठन का, उसके कारण होती है। कम वेतन होना, आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव, इसके कारण है जो यह काम चोरी होती है। यह बात
FW टेलर ने बताई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और FW टेलर ने इस काम चोरी की घटना को रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का सुझाव दिया। यानी उन्होंने कहा कि इस काम चोरी की घटना को किसी कारखाने या किसी संगठन में किस प्रकार कम किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकें सुझाई है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये निम्न में से कौन सा टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध नहीं है। यानी इनमें से कौन सा टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध नहीं है, या वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, या उनका सिद्धांत नहीं है वैज्ञानिक प्रबंधन का। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। समय का अध्ययन, गति का अध्ययन, अपवाद का नियम, समरूपता का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन द राइट होगा। जो वैज्ञानिक प्रबंध नहीं है टेलर का, उसकी तकनीक नहीं है, उसका सिद्धांत नहीं है, समरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन द राइट होगा। जबकि समय का अध्ययन पर उन्होंने बल दिया था, गति के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया, और अपवाद का नियम भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा ये तीनों बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलर के किस नियम में संगठन में एक बॉस होने के स्थान पर 8 बॉस होने चाहिए यह कहा। यानी FW टेलर ने किस नियम में संगठन में एक बॉस होने के स्थान पर 8 बॉस होने चाहिए यह वकालत की थी। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, कार्यात्मक विभेदीकरण, गति का अध्ययन, समय का अध्ययन। यानी एक बॉस के स्थान पर 8 बॉस की व्यवस्था होनी चाहिए, यह बात वो किस नियम में कहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। कार्यात्मक विभेदीकरण का जो नियम दिया था, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की जो अवधारणा दी थी उन्होंने, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की अवधारणा FW टेलर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी संगठन या किसी कारखाने में एक बॉस के स्थान पर 8 बॉस होने चाहिए, जो उस कर्मचारी को क्या है पर्यवेक्षित करेंगे, उसे निर्देशित करेंगे, जिनमें 4 योजना बनाएंगे और 4 उस योजना को धरातल पर लाने के लिए कार्य करेंगे उस कर्मचारी या उस नौकर के लिए। यह बात FW टेलर कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की जो अवधारणा है उसके तहत यह बात करते हैं कि जो आदेश की एकता का जो सिद्धांत था हेनरी फ्योल का, उसकी इन्होंने आलोचना करते हुए उसके विरुद्ध में इन्होंने कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की अवधारणा विकसित की थी FW टेलर ने, जो कहती है कि किसी कर्मचारी को ऊपर से एक ही व्यक्ति से आदेश नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग पर्यवेक्षकों के द्वारा उन्हें पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन है जो अधिक हो। यह बात FW टेलर करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। अब यहां आप देखिएगा FW टेलर ने जो कार्यात्मक या क्रियात्मक फॉर्मेनशिप की अवधारणा दी थी, उसके तहत उन्होंने, जिसमें कुल 8 बॉस होंगे, यानी इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि 8 बॉस होंगे जिनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो नियोजन विभाग, दूसरा है उत्पादन विभाग। इसमें 4 लोग काम करेंगे और इसमें कितने काम करेंगे, वो 4 बॉस यहां काम करेंगे और 4 बॉस यहां काम करेंगे। जिनमें 4 बॉस होंगे वो नियोजन विभाग में कार्य करेंगे, जो योजनाओं का निर्माण करेंगे। किसी संगठन या किसी कारखाने में 4 लोग हैं जो योजना का निर्माण करेंगे, जबकि 4 है जो किसी कारखाने में उत्पादन करने के लिए, उसके लिए ये 4 लोग उत्तरदायी होंगे। नियोजन विभाग में जो 4 लोग होंगे वो कौन होंगे, वो इन्होंने कहा कि निर्देश कार्ड कलरक होगा, कार्यक्रम मार्ग कलरक होगा,
समय एवं लागत कलरक होगा, अनुशासक होगा। ये बात इन्होंने की है। नियोजन विभाग के अंतर्गत ये 4 होंगे। जबकि उत्पादन विभाग होगा जो वस्तुओं का या उत्पादित करेगा, उसके ऊपर पर्यवेक्षित करने के लिए जो 4 लोग होंगे, 4 बॉस होंगे, उनमें होगा आपका गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। गति नायक जो गति को लेकर के काम है, जो उचित समय पर किया जाना चाहिए। मरम्मत नायक जिसका कार्य रहेगा जो मशीनें हैं, जो यांत्रिक मशीनें हैं, उनके रखरखाव को ध्यान में रखना। और निरीक्षक इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, उत्पादन विभाग में यानी कारखाना विभाग है, जहां धरातल स्तर पर कोई कर्मचारी वस्तुओं का उत्पादित कर रहा है, क्या वह योजना विभाग के अनुसार वस्तुएं उत्पादित हो रही है या नहीं हो रही है, उसका निरीक्षक करेगा। निरीक्षक है जो वो। तो इस प्रकार एफडब्ल्यू टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप की जो अवधारणा दी थी, उसके तहत उन्होंने 8 बॉस की वकालत की है कि जिस कंपनी में या जिस जो कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको एक कर्मचारी को 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलर द्वारा 1906 में प्रकाशित पुस्तक है शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एपीस रेट सिस्टम, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हमने अभी चर्चा की है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, जो 1906 में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आदर्श मानते हैं अंगूठा नियम को, रूल ऑफ थंब, मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास, संघर्ष के स्थान पर मित्र। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानसिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति का जो विचार एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, वो कहते हैं कि मजदूर और प्रबंधक के मध्य किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। उन्हें सामंजस्य और सद्भाव के आधार पर अपने विचारों को परिवर्तन करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और जो कारखाने में लाभ होता है उसका बंटवारा करना चाहिए। यह बात है जो इसके अंतर्गत की जाती है। और उनके जो पारस्परिक हित है उनमें टकराव नहीं होना चाहिए, उनके विचार एक दूसरे से मिलने चाहिए। मानसिक क्रांति के अंतर्गत यह बात, बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत यह बात एफडब्ल्यू टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को सुझाया था। यानी मजदूर और प्रबंधकों की ओर से मानसिक क्रांति यह आह्वान करती है कि उनके पारस्परिक हित है, उनके मध्य टकराव नहीं होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक कार्यात्मक फोरमैनशिप के अनुसार श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित करने का दायित्व कितने नायकों का होता है? क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। 5, 6, 7, 8। हमने अभी बात की है कि श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित करने के लिए 8 नायक होने चाहिए। जो कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा है, वो कहते हैं कि किसी कारखाने में श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित करने के लिए 8 नायक होने चाहिए। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है। कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, उसका एक है फैक्ट्री मैनेजर, और सबसे निचले स्तर पर
वर्कर कार्यकर्ता, श्रमिक कार्यकर्ता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि जो एक श्रमिक कार्य कर रहा है निचले स्तर पर, उसे 8 निर्देशों के द्वारा निर्देश मिलने चाहिए। यानी उस वर्कर को 8 निर्देशों के द्वारा निर्देश मिलने चाहिए ताकि जो उत्पादन है उसमें अचानक वृद्धि की जाए और जो कामचोरी की घटना है उसे रोका जाए। उसके लिए उन्होंने कार्यात्मक जो फोरमैनशिप की अवधारणा दी है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि जिनमें जो 8 निर्देशक होंगे, जिनमें 4 निर्देशक योजना के लिए उत्तरदायी होंगे, योजना बनाएंगे, जबकि 4 निर्देशक उत्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनके पास उत्पादन विभाग होगा, और 4 लोगों के पास, 4 निर्देशकों के पास योजना विभाग होगा, जिनमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, यानी निर्देश कार्ड क्लर्क, अनुशासक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और रूट क्लर्क। जबकि जो उत्पादन विभाग होगा उसमें 4 निर्देशक रहेंगे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और स्पीड बॉस, जो वर्कर को क्या है निर्देशित करेंगे कि आपको किस प्रकार कार्य करना है, आपको क्या तकनीकी समस्याएं आ रही है, क्या वास्तव में जो मानक निर्धारित हुए हैं उनके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी के लिए ये लोग उत्तरदायी होते हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हेनरी फ्योल ने जो आदेश की एकता का सिद्धांत दिया था, हेनरी फ्योल ने जो आदेश की एकता का सिद्धांत दिया था, वो कहते हैं कि किसी कर्मचारी को आदेश है जो ऊपर से एक ही व्यक्ति के द्वारा मिलने चाहिए, एक ही निर्देशक के द्वारा मिलने चाहिए। उसकी जगह उसके विपरीत इन्होंने कहा कि किसी संगठन में किसी कर्मचारी को आदेश है जो 8 लोगों के माध्यम से, 8 निर्देशकों के माध्यम से उन्हें पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। यह बात एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही थी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये निम्नलिखित में से कौन टेलर का आलोचक नहीं है? पीटर ड्रेकर, चेस्टर आई बर्नार्ड, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, चेस्टर आई बर्नार्ड। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, टेलर के अनुसार रेबल परिकल्पना है। टेलर के अनुसार रेबल परिकल्पना क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं तथा अधिक वेतन व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। परंपरागत सोच के स्थान पर प्रबंधक और कर्मचारी अधिक उत्पादन करें। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में अतिरिक्त मजदूरी दी जाए। उपयुक्त सभी। टेलर के अनुसार रेबल परिकल्पना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। टेलर के अनुसार जो रेबल परिकल्पना है वो क्या कहती है कि भौतिक सुख सुविधाएं तथा अधिक वेतन है जो व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। किसी कारखाने में यदि आप उसे श्रमिक को या कर्मचारी को भौतिक सुख सुविधाओं से लेस करेंगे तथा उसे अधिक वेतन प्रदान करेंगे तो वह अधिक कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार रेबल परिकल्पना, जो रेबल हाइपोथेसिस है, उसके अनुसार यदि किसी संगठन में कम उत्पादन होता है तो उसका मुख्य कारण कम वेतन तथा भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है। यानी जो रेबल परिकल्पना है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि यदि किसी संगठन में कम उत्पादन होता है तो उसका मुख्य कारण कम वेतन है और भौतिक सुख सुविधाओं का क्या है? अभाव है।
यदि भौतिक सुख सुविधाएं तथा अधिक वेतन व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे तैयार करता है। यह बात करते हैं रेबल परिकल्पना के तहत एफ.डब्ल्यू. टेलर। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंधन की जो अवधारणा दी है वो केवल आर्थिक मानव पर आधारित है, मानव को आर्थिक और यांत्रिक समझती है, जो केवल संगठन के औपचारिक तत्वों पर बल देती है, अनौपचारिक तत्वों का वह अवहेलना करती है। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा है वह मनुष्य के और संगठन के अनौपचारिक तत्वों को शामिल नहीं करती है, वह केवल औपचारिक तत्वों को शामिल करती है, जो मनुष्य को एक आर्थिक मनुष्य बनाती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अब जो रेबल परिकल्पना दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो रेबल परिकल्पना है उसको एल्टन मेयो ने टेलरवाद, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसे टेलरवाद भी कहा जाता है, उसको भीड़ परिकल्पना कहते हुए इसकी आलोचना की है। यानी एल्टन मेयो ने टेलरवाद यानी वैज्ञानिक प्रबंध को भीड़ परिकल्पना कहते हुए इसकी क्या है, आलोचना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि एल्टन मेयो ने जो मानव संबंध सिद्धांत दिया है, संगठन का मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया, ध्यान रखिएगा। हार्थून प्रयोग और एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत, जो किसी संगठन में औपचारिक मूल्यों के साथ साथ संगठन के अनौपचारिक मूल्यों को भी समावेशित करते हैं। एल्टन मेयो। किस विद्वान ने आदेश की एकता सिद्धांत को सैनिक तानाशाही कहकर पुकारा? चार ऑप्शन आपके समक्ष रही, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन 3 राइट होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की एकता सिद्धांत को सैनिक तानाशाही कहकर पुकारा था। जो हेनरी फ्योल के द्वारा जो आदेश की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसके मुख्य प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि जब किसी कर्मचारी को आदेश एक ही व्यक्ति से मिलेगा, एक ही निर्देशक के द्वारा मिलेगा, तो वह तानाशाही हो जाएगा और वह तानाशाही प्रवृत्ति उसमें पनपने लगेगी। इसलिए उन्होंने उसे सैनिक तानाशाही की संज्ञा दी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की एकता सिद्धांत को। यह किस विद्वान ने लिखा है कि प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? यह किस विद्वान ने लिखा है कि प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? यह बात किसने कही है? ऑप्शन 2 राइट होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यह कहा था, यह कथन उन्होंने कहा था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किस कंपनी में एक श्रमिक के रूप में कार्य किया तथा वहीं पर वह चीफ इंजीनियर बन गया, यानी मुख्य अभियंता बन गया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मिडविल स्टील कंपनी, मैक्सिकन स्टील कंपनी, फॉर्च्यून कंपनी। तो इस 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। मिडविल स्टील कंपनी में उन्होंने एक श्रमिक के रूप में कार्य आरंभ किया था 1878 में, और इसी कंपनी में वो 1884 में चीफ इंजीनियर यानी मुख्य अभियंता बन गया था मिडविल स्टील कंपनी में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक नहीं है निम्न में से कौन सी है जो वैज्ञानिक प्रबंध
की तकनीक नहीं है। योजना एवं कार्य का पृथक्करण, कार्य का मानकीकरण, डिफरेंशियल रेट सिस्टम और रूल ऑफ थंब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। रूल ऑफ थंब है जो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक नहीं है, जबकि योजना एवं कार्य का पृथक्करण, कार्य का मानकीकरण, डिफरेंशियल रेट सिस्टम यानी अंतरीय पृष्ठ रेट योजना, अंतरीय पृष्ठ रेट योजना, यह है जो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें हैं। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।